अभी तक हमने सैलरी में क्या क्या देखा सर? सैलरी चैप्टर के अंदर हमने देखा कि सर सैलरी के अंदर कुछ डिडक्शंस होते हैं जो अंडर सेक्शन 16 के अंदर आते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट अलाउंस और जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन और जैसे प्रोफेशनल टैक्स। इसके बाद देखा हमने सैलरी के अंदर आपके अलाउंसेस होते हैं। अलाउंसेस मतलब इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी में आपको दे दिया जाएगा। उस अलाउंसेस की अगर हम बात करते हैं तो उस अलाउंसेस में आपका हो सकता है कि फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस हो, जैसे कि टिफिन अलाउंस, जैसे कि आपका न्यूज़पेपर अलाउंस, जैसे कि आपका मेडिकल अलाउंस, जैसे सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। कुछ आपके ऑफिशियल पर्पस के लिए अलाउंसेस दिए जा सकते हैं, तो जितना पार्ट आप बचा लेते हैं ऑफिशियल पर्पस वाले अलाउंस में से उतना पार्ट आपका टैक्सेबल हो जाता है, जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस, जैसे आपका कन्वेंस अलाउंस, जैसे आपको और एनी ऑफिस पर्पस के लिए अलाउंस दिया जाए। इसके बाद एक है स्पेशल अलाउंस, जहां पे आपको एक स्पेसिफिक लिमिट तक एग्जेम्प्ट होता है, बाकी टैक्सेबल हो जाता है, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपका 100 रुपए पर चाइल्ड तक एग्जेम्प्ट होता है, बाकी टैक्सेबल हो जाता है। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 300 रुपए पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट होता है, बाकी टैक्सेबल हो जाता है सब्जेक्ट टू 2 चाइल्ड। इसी तरीके से हम पढ़ रहे थे आगे फिर एक और अलाउंस, दैट इज आपका HRA, जिसको हम फुल फॉर्म में कहते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस। और हाउस रेंट अलाउंसेस है हमारा सेक्शन 1013A, और न्यू रिजिम में इसको नहीं दिया गया है। अगर मैं बात करूं अगर इसकी, तो न्यू रिजिम अगर फॉलो करोगे, न्यू टैक्स रेट फॉलो करोगे, तो वहां पे इसका कोई डिडक्शन, कोई एग्जेम्पशन नहीं है। पुराना अगर आप फॉलो करते हो तो अगर आपका खुद का रेजिडेंस है तो पूरा टैक्सेबल है। ये जो मैंने चार्ट बनाया ये सिर्फ पुराने के लिए है, और अगर रेंट पेड करते हो 10% से कम सैलरी का तो फुल्ली टैक्सेबल है। लोअर ऑफ आप इसमें से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट मिल जाएगा। एक्चुअल HRA रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 50% एंड 40% सब्जेक्ट टू सिटी। सैलरी का मतलब हर जगह पे इस वाले टॉपिक में होगा बेसिक, DA, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन फिक्स और ऑन सेल या टर्नओवर पे। इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन देखा था, ये, और HRA का किस तरीके से कैलकुलेशन होगा ये लास्ट क्लास में हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ा जाए सर, आगे बिल्कुल बढ़ा जाए सर, बिल्कुल बढ़ जाए सर। हम करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 4.6 आपकी किताब डॉक्टर ग्रीस आहूजा का। आइए स्टार्ट करते हैं। कहता है अब HRA की कैलकुलेशन कैसे कैसे बदलेगी ये भी देखना। कैसा? ए एंटायर्ड अ बेसिक सैलरी 25,000, ए है उसको 25,000 महीने का मिलेगा। डियरनेस अलाउंसेस 5,000 पर मंथ, 40% पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी 5,000 का जो आपको डियरनेस अलाउंसेस मिल रहा है उसमें से 40% रिटायरमेंट बेनिफिट का है। ही एंटायर्ड HRA 10,000 पर मंथ, ही एक्चुअली पे 10,000 per month as a rent house Delhi, compute taxable HRA। सर टैक्सेबल HRA बोल दिया गया हमसे निकालने को कि कितना पार्ट टैक्सेबल HRA होगा। मैं टैक्सेबल HRA छोड़ो, मैं तो सैलरी ही निकाल के दिखा दूंगा, सो दैट क्योंकि हमारा एक रिदम बना रहे, और दोनों से मैं करके दिखाऊंगा, ऑलवेज ओल्ड और न्यू। हालांकि क्वेश्चन में जो बोला गया है वो बोला गया है सिर्फ आप हमें इतना बता दीजिए, कि वर्किंग नोट क्या होगा इसका। अब सबसे पहले हमारा है बेसिक सैलरी। तो आपका बेसिक सैलरी क्या होगा सर? 25,000 इंटू में 12, दैट इज आपका 3 लाख रुपए। फिर आपको देता है ये डीए 5,000 रुपए महीने का है, तो 12 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 60,000।
इसके बाद आपको मिलता है हाउस रेंट अलाउंसेस HRA, दैट इज आपको दिया जा रहा है 10,000 रुपए महीने का, इनटू में 12, तो आपको मिला 1,20,000। अब यहां से एग्जेम्प्ट हो जाएगा कुछ, लेस एग्जेम्प्ट। सर कितना एग्जेम्प्ट होगा चेक करते हैं। एग्जेम्पशन के लिए पॉइंट नंबर 1 चेक करना होगा हमें, एक्चुअल रिसीव। एक्चुअल रिसीव, सर एक्चुअल रिसीव है 1,20,000 जो हमें HRA मिला है। पॉइंट नंबर 2 रेंट पेड, तो रेंट ये पेड कर रहा है 10,000 पर महीने का ही दे रहा है, तो रेंट पेड जितना पेड कर रहा है माइनस 10% निकाल देंगे ऑफ सैलरी। तो जो रेंट पेड है वो है हमारा 10,000 इंटू में 12, दैट इज 1,20,000, क्योंकि यहां रेंट भी सेम ही अमाउंट है। इसमें माइनस करेंगे सैलरी। अब सैलरी यहां निकालना पड़ेगा। सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस में DA, वो भी कौन से वाला, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। तो बेसिक सैलरी हमारा 3 लाख बन गया और DA बना हमारा 60,000, लेकिन इसमें से रिटायरमेंट बेनिफिट वाला सिर्फ 40% है, तो हमें यहां लेना पड़ेगा दैट इज 60,000 का सिर्फ और सिर्फ 40%। तो ये बन जाता है हमारा 3,24,000। 3,24,000, इसका जब निकालेंगे तो 24,000, तो 10% लेना है, तो 3,24,000 का आ जाएगा 10%, 32,400। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या निकल के आता है, 1,20,000 माइनस 400, तो ये आ गया 87600। थर्ड पॉइंट कहता है कि आप दिल्ली में रहते, मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 50% ले लीजिए सैलरी का। अगर आप रहते हैं अदर मेट्रो अदर देन तो 40% लीजिए। सर ये निकाल क्यों रहे हैं भैया, आपको HRA रहने के लिए दिया जाता है तो गवर्नमेंट कहती है कि इतना लग्जरी मत दो, हमारे हिसाब से इतना तो हम पैसा मान लेंगे कि नेसेसिटी है, बाकी का पैसा हम मानेंगे नेसेसिटी नहीं है और हम आप में टैक्सेबल कर देंगे। तो सर यहां पे देखा जाए तो ये रह कहां रहा है कुछ नहीं बताया, तो हम मान लेते हैं मेट्रो सिटी में रह रहा होगा, तो 50% ले लेते हैं सैलरी का, जो कि बनेगा 324 का 50%। तो 324 का 50% ये आ गया 162। अब आपको चेक करना है लोअर ऑफ, यानी आपका एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, इन तीनों में से सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट होगा। तो भैया इस तीनों में से सबसे कम जो है वो है 87600, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अगर हम 1,20,000 लेते हैं तो गवर्नमेंट बोलता है ना भैया हम तो तुम्हें इतना ही माइनस करने देंगे, तो 32,400 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओल्ड टैक्स रेट। नए टैक्स रेट में तो भैया बोला हम कुछ नहीं माइनस करने देंगे, आपको जो मिला सभी आपके सैलरी का पार्ट है, पूरा पूरा 1,20,000 ही आपका सैलरी माना जाएगा। इसके बाद आगे का काम वही हो जाता है जिसको हम बोलते हैं GTS, ग्रॉस टोटल सैलरी। फिर यहां से लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, दैट इज 50,000 एंड 50,000। अगर मैं इसका टोटल करूं 3,60,000, 3,00,000 प्लस 60,000 प्लस 1,20,000, 4,80,000 और माइनस 1,20 और प्लस 32,400, 32,400, 392,400। इसमें से हालांकि ये होना चाहिए माइनस, जब इसमें से ये माइनस होंगे तो जो बचेगा दैट इज टैक्सेबल सैलरी 50,
342 400, ये 430। ये था साहब हमारा एक क्वेश्चन जो आपके बुक का था। सर और क्वेश्चंस करेंगे क्या आप? सर और क्वेश्चंस कराइए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अनुज कुमार ठाकुर। क्या आप सभी स्टूडेंट को ये पॉइंट समझ में आया? अब वही बच्चे जवाब देंगे यहां जो कि पहले से मीन्स वाइल के जो स्टार्टिंग से ना पढ़ रहे हैं, तो उनको मैं पूछ रहा हूं। और जो आज कल ज्वाइन किया है उन बच्चों को फिर ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि उनको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। बताइए जल्दी जल्दी, थोड़ी सी आलस खत्म करिए और बताइए क्या ये टॉपिक आ गया समझ में? तो हम आगे और भी सवाल चलें लेके। जी सर चलिए चलिए एक सवाल और लीजिए। सवाल में क्या कहता है? एक्स एम्प्लॉय है दिल्ली में, फाइनेंस मैनेजर है। अब दिल्ली पता चल गया तो मेट्रो सिटी है। और सैलरी प्रीवियस ईयर 22-23, ठीक है। सैलरी प्रीवियस ईयर कौन सा है हमारा? 22-23। थोड़ा डेट का टेंशन मत लीजिएगा। बेसिक दे दिया और डियरनेस अलाउंस दे दिया, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी। इसका मतलब है कि जो भी डीए है सारा का सारा रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए ही है। कन्वेंस अलाउंसेस पर्सनल पर्पस दे रखा है तो फुल्ली टैक्सेबल। कमीशन दे रखा है 2% ऑफ टर्नओवर, दैट इज टर्नओवर यहां गिवन है आपको। हाउस रेंट अलाउंसेस आपको मिल गया 15,000। एक्चुअल रेंट पेड बाय द 10,000 महीने का हम रेंट देते हैं। और नोएडा में, और ये काम नोएडा में 31/12 तक चला। फिर एक से रेंट वॉज इंक्रीज 20,000 और मकान मालिक ने हमारा किराया बढ़ा दिया। तो यहां पे एक फैक्टर हमारा क्या हुआ? चेंज हो गया। तो चलिए आइए हम सवाल को करें फिर से इसको। दोनों से करेंगे, ओल्ड और न्यू। अब यहां पे आपको ये सवाल कराया जा रहा है कि एक फैक्टर चेंज होगा, फिर हम 2 फैक्टर चेंज भी देखेंगे, फिर 3 फैक्टर चेंज भी देखेंगे, फिर आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। अच्छा इससे बाहर नहीं होगा। पहले ओल्ड ले लेते हैं और फिर न्यू ले लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम बेसिक सैलरी। सर बेसिक सैलरी क्या है? बेसिक सैलरी है 30,000 यानी 360 हो जाएगा साल का। अगला है डियरनेस अलाउंसेस, दैट इज डीए। तो 10,000 है और पूरे साल का लोगे तो 1,20,000। फिर है आपका कन्वेंस अलाउंसेस, और ये पर्सनल पर्पस के लिए दिया गया है, ऑफिस के लिए नहीं। आप खुद लो, अपने खर्च करो। तो आपको पर्सनल है तो आपके सैलरी का हिस्सा है भाई। गवर्नमेंट कहेगी आपकी सैलरी मानेंगे हम, आपको दिया जा रहा है तो ये आपकी सैलरी है, दैट इज 5,000। इसके बाद कमीशन, और ये सारी जानकारी गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है। कमीशन 2%, 22,50,000 पे अगर मैं 2% निकालू तो 45,000 रुपए बनेंगे। 45,000 कैसे निकाला सर? ये निकाला हमने 22,50,000 पे 2%, 22,50,000 पे 2%। इसके बाद कहता है हाउस रेंट अलाउंसेस, दैट इज HRA। तो HRA क्या है सर? HRA है हमारा 15,000 रुपए महीने का। तो ये बन जाता है हमारा 1,80,000। यहां से लेस करेंगे एग्जेम्प्ट। अगर ये हमारा न्यू रिज्यूम से होता क्वेश्चन तो हम कितना माइनस करते? कमेंट में बताइए। अगर न्यू
रिज्यूम से होता तो कितना माइनस करते हैं? ओके, कन्वेंस अलाउंसेस पर मंथ है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको 60 करना पड़ेगा। बताओ न्यू रिज्यूम में होता तो हम कुछ माइनस करते कि नहीं करते? बताइए मुझे कमेंट में। 0 माइनस करते। निहाल का कहना है, बिल्कुल सही जवाब निहाल, इसमें कुछ माइनस नहीं होता, सारा टैक्सेबल हो जाता, दैट इज 180 का हमारा। नेहा ने भी नो कहा, बिल्कुल सही। चलो समझ में आ रहा है यानी आपको। अब हम ओल्ड के लिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 चेक करो, दैट इज क्या? एक्चुअल रिसीव। सर एक्चुअल रिसीव है हमारा 180। पॉइंट नंबर 2 देखो, क्या देखोगे? रेंट पेड, जितना किया वो रखो और माइनस कर दो 10% ऑफ सैलरी। और पॉइंट नंबर 3 देखो, दैट इज 50% होगा क्योंकि दिल्ली में है, ये रहेगा। लेकिन 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 यहां पे एक ट्विस्ट है भाई, ट्विस्ट है। हमारा रेंट जो है वो बदल गया, हमारा रेंट बदल गया, यानी 1/4/2022 से लेके 31/12/2022 तक, यानी 9 मंथ हमारा अलग रहा। समझ रहे हो? 9 मंथ तक का हमारा रेंट अलग रहा, और बाकी रिमेनिंग का जो बच गया हमारा 1/1/2023 से लेके 31/3/2024, सॉरी मैंने 23 से 24 कर दिया, 23 ही रहेगा ये, 23 तक, ये 3 महीने हमारा रेंट अलग रहा। तो इसको जब कभी भी रेंट बदल जाए बीच में, जब कभी भी हमारे सैलरी में इंक्रीमेंट लग जाए, जब कभी भी हमारा जगह बदल जाए, जब कभी भी हमारा डीए बढ़ जाए, तो इसको बोलते हैं कि फैक्टर चेंजेस। तो हमारे इसमें चेंजेस आए, तो अब ऐसे सिचुएशन में आप सीधा यहां पे ऐसा नहीं कर सकते कि रेंट पेड जो है वो टोटल करके 10% माइनस कर देंगे, नहीं हो पाएगा वो। अब देखिए ना, आप स्टार्टिंग में ये दिल्ली में भी रह रहा था, कहां रह रहा था ये? दिल्ली में। उसके बाद कहां चला गया ये? नोएडा में। द एक्चुअल रेंट पेड बाय हिम फॉर द अकोमोडेशन नोएडा टिल 31 रेंट वॉज इंक्रीज। तो दिल्ली एम्प्लॉयर है और नोएडा भी चला गया। तो वैसे हालांकि कहता है 10,000 पर मंथ अकोमोडेशन नोएडा, तो नोएडा हमारा देखा जाए, मैंने 50% गलत ले लिया, नोएडा यूपी में आ जाता है, तो ये 40% का एरिया रहेगा। तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? 2 पार्ट में कैलकुलेशन को डिवाइड कर देंगे। सर 2 पार्ट में क्यों? अभी समझ में आएगा। देखो, आप एक पार्ट में भी करके चेक करिएगा, मैं 2 पार्ट में कर देता हूं डिवाइड। पहला पॉइंट, अब जो होगा एक्चुअल रिसीव, ये मैं 9 मंथ का अलग करूंगा और 3 मंथ का अलग करूंगा। हाँ भाई, जब फैक्टर चेंज होगा तो अलग अलग करना पड़ेगा। तो अब रेंट जो होगा 9 मंथ का एक्चुअल जो मिला, तो 15,000 इंटू में 9, यानी ये होगा हमारा 15,000 इंटू में 9, दैट इज 135। हालांकि यहां थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट देना चाहिए था कि उसको दिल्ली से और कहीं भेज देना चाहिए था, बट नोएडा है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2, रेंट पेड। अब रेंट पेड यहां पे देखा जाए तो कितना है? 10,000 है। तो रेंट पेड होगा 10,000 इंटू में 9 माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी का मीनिंग अलग है यहां। बेसिक सैलरी हमारा जो यहां पे है, दैट इज हमारा है सिर्फ ये 9 मंथ के लिए अलग सैलरी निकलेगा और 3 मंथ के लिए अलग सैलरी निकलेगा। दैट्स वाई मैं कह रहा हूं। तो 9 मंथ का सैलरी जब आप निकालोगे, ऐसा नहीं कि 360 ले लोगे, तो वहां पे 30,000 इंटू में 9, 270, और डीए सारा का सारा बेनिफिट रिटायरमेंट का है, तो 10,000 इंटू में 9, 90,000। और कमीशन फैक्टर चेंज हो गया है, तो कमीशन भी 9 महीने का लेना है, और ये कमीशन है पूरे साल का, एनुअल है, तो हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। 45,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 9, तो ये कमीशन आएगा 33,000
750। ये बनेगा सैलरी, और सैलरी आ जाता है कितना, दैट इज 393750। ये 9 मंथ के लिए है, ये 9 मंथ वाले सेक्शन के लिए। तो इसका आएगा हमारा 39375, अगर मैं उसका 10% ले लूं। इसमें से माइनस कर देंगे, दैट इज 90,000। 90,000 माइनस में 39375, यानी आ गया ये 50,625। तीसरा पॉइंट चेक करेंगे, 40% ऑफ सैलरी। सैलरी है हमारा 393,750, उसका 50%, दैट इज आएगा आपका 196,875। तो यहां से जो एग्जम्पशन मिलने वाला है 9 मंथ में, तो लोअर ये है, तो ये मिल जाएगा भाई। अब आ जाइए अगले फैक्टर को चेक करने के लिए, 3 मंथ के लिए। 3 मंथ में एक्चुअल रिसीव, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा। एक्चुअल रिसीव हो जाएगा 15,000 है, तो 15,000 इंटू में 3, यानी 45,000। HRA रिसीव 45। अब रेंट पेड 3 महीने में जो है वो चेंज हो गया फैक्टर, दैट इज आ गया आपका 20,000। तो 20,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60,000। अगर आपको नीचे का हिस्सा देखने में दिक्कत हो रही है तो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं बोर्ड का स्लाइड। माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी। अब यहां पे सैलरी का मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट होगा। ये 3 महीने के लिए इधर बना देता हूं। 3 महीने के लिए देखा जाए तो अगेन हमारा 30,000 इंटू में 3, 90,000। और इसके बाद डीए 10,000 इंटू 3, और उसके बाद 45,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 3, ये 11,250। टोटल कर लेते हैं, प्लस में 30,000 प्लस में 90,000, दैट इज 131, 131,250। इसका 10% होगा 13125, माइनस में 60,000, ये आ गया हमारा देखो 46,875। थर्ड पॉइंट है 40% ऑफ सैलरी। तो 40% ऑफ सैलरी ले तो सैलरी हमारा 131,250 का 40%, ये आ गया 52,500। तो देयर इज, यहां वाले केस में एग्जेम्पशन ये पॉइंट मिला, और यहां वाले केस में एग्जेम्पशन ये पॉइंट मिला, क्योंकि यहां पे आप देखो रेंट जो है वो ज्यादा पेमेंट कर रहा है वो। अगर हम यहीं पे कर लेते तो फिर गलत आ जाता, कंबाइन करोगे गलत आ जाएगा। तो एक्चुअल जो एग्जेम्पशन मिलेगा वो टोटल मिलेगा एग्जेम्पशन हमें 50,625 रुपए प्लस में 45,000, ये टोटल मिलेगा। तो एग्जेम्प्ट होगा हमारा यहाँ पे 50,625 रुपए और प्लस में 45,000। तो 50,625 प्लस में 45,000, तो यहां पे 95,625 का एग्जेम्पशन ओल्ड रिजिम में मिल जाएगा। 84,375 का ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, और नए रिजिम में तो 180 रहेगा, कोई एग्जेम्पशन है नहीं। ये आ जाएगा GTS, ग्रॉस टोटल सैलरी, लेस कर देंगे डिडक्शन। कितने डिडक्शन, 50,000 और 50,000, और ये आ जाएगा टैक्सेबल सैलरी। टोटल कर लेते हैं, 1, 20, 60, 45, 84, 375, ये आ गया 6,69375 माइनस 50, ये आ गया 619,375, 360, 120, 60, 45, 180, 360, 120, 60, 45, ये आ गया 765,000।
और ये आ गया 7,15,000, ये हो गया टैक्सेबल। अब मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है कि सर अगर हम इसको एक साथ ही कर लेते हैं सैलरी को जोड़ जाड़ के, तो क्या आंसर यही रहता? चलिए आइए इसी सवाल को मैं आगे फिर से मैं करवाना चाहूंगा, जो कि बच्चे मन में जो डाउट है उस डाउट को मैं क्लियर करना चाहूंगा। जनरली जो हमने पहली क्लास में देखा था, तो वो क्या सीखा था कि एक्चुअल रिसीव्स, तो वो सर आपने सिखाया था, जैसे कि यहां तो 15,000 था इसमें और 12 महीने का था सवाल में, तो दैट इज आपका 180 आ गया। अब दूसरे पॉइंट में आप कहते हैं सर रेंट पेड होगा, तो रेंट पेड ऐसे नहीं कर सकते थे कि आप 10,000 इंटू में 9 मंथ और प्लस 20,000 इंटू में 3 मंथ, तो रेंट पेड आपका निकल जाता ये। और इसमें माइनस कर देते आप 10% सैलरी, और सैलरी आप क्या ले लेते, बेसिक सैलरी आपका 360 था और आपका डीए जो था वो 120 था, और आपका कमीशन जो था क्योंकि फिक्स परसेंटेज वाला था वो 45 था। तो ये ले लेते हैं डीए, हम देख ले एक बार, यही है ना, हाँ ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता, 360 प्लस 120 प्लस 45, इस सिचुएशन में 5,25,000 आपका ये बनता। यहां पे आप क्या करते, 52500 ले लेते हैं, तो ये बन गया हमारा 90,000 प्लस में 60,000 माइनस 52500, यानी ये आ जाता 97,500। और तीसरा पॉइंट चेक कर लेते 40% वाला क्राइटेरिया, तो 40% वाले क्राइटेरिया में जाएंगे तो 5,25,000 का 40% निकालते हैं हम ऑफ सैलरी, तो यहां पे निकल के आता है 2,10,000। तो ऐसे सिचुएशन में आपका एग्जेम्पशन अमाउंट ये आ रहा है। और हम यहां पे देखें तो एग्जेम्पशन अमाउंट कुछ और है, 95,625, और यहां पे आ रहा है 97,500। पहली बात तो अमाउंट भी डिफर हो गया। दूसरी चीज, आपको एचआरए मिला सिर्फ 15,000 और 9 महीने तक आपने पेमेंट किया, फिर आपको एचआरए मिला 15,000, यहां पे आप रेंट पेड कर रहे हो सर सिर्फ 10,000, तो यहां तो आपको बेनिफिट मिल ही रहा है, तो इसमें सारा का सारा एग्जिम्पशन नहीं हो सकता, कुछ पार्ट टैक्सेबल होना चाहिए, क्योंकि जितना मालिक ने दिया वो सारा रेंट पेड नहीं किया, उसमें से कुछ बचा लिया, तो जितना हिस्सा बचा है उसको डायरेक्ट नहीं, कुछ हमारे जो इनकम टैक्स में रूल है उसके अकॉर्डिंग निकाला, तो भैया इतना बच गया है तो उसके हिसाब से लिया। अब एचआरए आगे देखा जाए तो यहां 20,000 सैलरी है, तो देखा जाए तो इस वाले सिचुएशन में हमारा हाउस रेंट अलाउंसेस टैक्सेबल होना ही नहीं चाहिए, कि जितना मुझे रेंट मिला उससे कहीं ज्यादा तो मैं पे ही कर रहा हूं। तो ये 3 महीने में मेरे ऊपर एचआरए जो मेरा मालिक देगा वो टैक्सेबल नहीं हो रहा है, और बाकी के 9 महीने में जो मेरा मालिक दे रहा है वो हमारा टैक्सेबल हो रहा है। तो आप ध्यान से अगर देखते हैं मेरे एग्जाम्पल में, तो जो 3 महीने में एचआरए एक्चुअल रिसीव हुआ था वो एग्जेम्प्ट ही हो गया, तो वो टैक्सेबल नहीं हुआ, तो इसको कहते हैं हम फैक्टर चेंज। अभी तो मैंने सिर्फ एक फैक्टर चेंज किया, फिर 2 फैक्टर भी चेंज होगा, फिर 3 फैक्टर भी चेंज होगा, तो सर कितने होंगे, तो जितने 3 ही फैक्टर मैक्सिमम चेंज होते हैं, तो सभी के लिए क्या अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा? जी हाँ, सभी के लिए कैलकुलेशन आपको तोड़ तोड़ के करना पड़ेगा। बताइए आपको ये समझ में आया या नहीं आया, 2 फैक्टर चेंज में। और ये ओल्ड रिजिम में पंगा है यार, सवाल नए रिजिम का आ जाए तो मजा आ जाए, ये सब कुछ दिमाग में नहीं रखना, सीधा पूरा टैक्सेबल कर देना है हमें। बताइए किसी स्टूडेंट का डाउट क्लियर है आप सभी स्टूडेंट को?